बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है ओहम्स लॉ एंड कंडक्टिविटी। तो जिस तरह हमने छोटी क्लासेस में ओहम्स लॉ पढ़ा है, उसी तरह यहाँ पे उसको ज़रा एडवांस लेवल पे विद हायर नॉलेज इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो हम ओहम्स लॉ पढ़ चुके हैं उसमें वेरी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ पढ़ते आए हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मींस कि अगर आप एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि करंट भी इंक्रीज होता है। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो उसी तरह उसको अगर आप एडवांस लेवल में देखेंगे तो एक हायर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप देखेंगे तो हम इसको यूं डिफाइन करेंगे कि फॉर अ मेटल, एक मेटल जो कि कंडक्टर है और कांस्टेंट टेंपरेचर के ऊपर है, उसमें से जो करंट डेंसिटी फ्लो होती है वो J है। इससे पहले हम करंट डेंसिटी पढ़ चुके हैं, करंट पर यूनिट एरिया। तो फॉर अ मेटल at constant temperature the current density J is linearly proportional to the electric field E। वहां पे हम ये कहते थे कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यहां पे हम कहते हैं करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। मींस J इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहां पे हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, J इज इक्वल टू जी ई कह देंगे। G इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। G क्या है इसमें? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और अगर हमारे पास आइसोट्रोपिक मटेरियल है, देन द फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल दिस कंडक्टिविटी G इज अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड E ज्यादा होगा उतनी ही कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो हम इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि J इज इक्वल टू G फंक्शन ऑफ E इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। यानी इसके अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो G को फंक्शन ऑफ E लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एंड द मटेरियल्स फॉर विच दिस इक्वेशन नंबर 1 और 2, यू कैन से दैट फॉर द मटेरियल फॉर विच इक्वेशन नंबर 1 इज होल्ड्स इज कॉल्ड द लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया और ओहमिक मीडिया। हमने ये कहा था कि वो मटेरियल जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओहमिक मटेरियल कहलाते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर J इज इक्वल टू GE, ये वाली इक्वेशन होल्ड करती है, फुलफिल होती है, क्राइटेरिया को फुल करती है, दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड ओहमिक मटेरियल, ओहमिक मीडिया या लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की आपको? इसमें जो कंडक्टिविटी G है, दिस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को ईटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और G हमें पता है कंडक्टिविटी है, ईटा इज इक्वल टू 1/G कहलाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन जाएगी। इसमें जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट होगी वोल्ट मीटर पर एम्पेयर या ओहम मीटर, जबकि कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो पर ओहम पर मीटर या साइमन पर एम्पेयर। इसमें जो 1 साइमन है दैट इज इक्वल टू 1 ओहम या मोहो, MHO, मोहो, ओहम का उलट, क्योंकि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का उलट है। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उलट है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? वो रेजिस्टिविटी की उलट भी होगी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, ओहम्स लॉ की। We consider a conducting specimen that obeys Ohm's law in the shape of straight wire of uniform cross section
with a constant potential difference maintained at the ends। हमें हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है मेटल की और इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, वो मेंटेन करते हैं। And the wire is assumed to be homogeneous and characterized by a constant conductivity G। और इस जो वायर है जो हमने कंसीडर की उसको हम कहते हैं ये होमोजीनियस भी है और इसके अंदर कंडक्टिविटी G भी कांस्टेंट है, यानी जो कंडक्टिविटी इस पॉइंट पे है वही कंडक्टिविटी इस पॉइंट पे भी होगी। And under these conditions the electric field will exist in the wire, the field being related to delta phi by the relation delta phi is equal to integral E dot dl। क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा वायर के अंदर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू E डॉट dl इंटीग्रल। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगी। Because the electric field is the same at all points along the wire, therefore this integral will be solved with the differential of length dl। E को हम डेल्टा फाई को सीधा सीधा EL लिख देंगे, जो डिफरेंशियल है लेंथ का dl वो इंटीग्रल के साथ खत्म हो जाएगा तो ये EL आ जाएगी। L is the length of the wire and we know that the current density J is equal to GE, अभी हमने पढ़ा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। Then the current throughout the wire will be written as इंटीग्रल J डॉट n dA। तो यहां पे फिर इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया A ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा JA। ये करंट हो जाएगा थ्रू द वायर विल बी इक्वल टू JA। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 6। Now we will combine this equation number 1, this equation number 5 and this equation number 6। We will get I is equal to GA over L delta phi। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी। And this equation number 7 provides us a linear relationship between current I and potential difference delta phi। क्यों? G भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट, यानी एरिया भी कांस्टेंट, G तो पहले कांस्टेंट कंडक्टिविटी है और लेंथ भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट हैं। अगर ये कांस्टेंट हटा दें तो I इज प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा फाई आ जाएगा। करंट इज प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा फाई मतलब पोटेंशियल। इसमें ये जो क्वांटिटी है L ओवर GA, this is called the resistance। L over GA is called the resistance। तो इसको हम ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर हम थोड़ी करेक्शन करेंगे। L over GA, this is called the resistance। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो जब यहां पे पुट करेंगे 1 ओवर r आ जाएगा, 1 ओवर r इधर आके I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू IR, ये RI। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा फाई इज इक्वल टू RI। इक्वेशन नंबर 8 ये हमारे पास ओहम्स लॉ था। डेल्टा फाई की जगह V हम पढ़ा करते थे वोल्टेज, V इज इक्वल टू IR। तो ये डेल्टा फाई भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है तो ये V इज इक्वल टू RI या IR आ गया। तो ये ओहम्स लॉ हमारा बन गया। एडवांस्ड कांसेप्ट से हम बेसिक कांसेप्ट में भी आ गए, बेसिक से एडवांस में चले जाते हैं। यानी J इज इक्वल टू GE ये भी ओहम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR ये भी ओहम्स लॉ है। अब हम पावर को डिफाइन करते हैं। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E when dq moves through the potential difference delta phi will be equal to dw delta w is equal to dq into delta phi। तो यहां से पावर डिफाइन आ जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी पावर की P is equal to करंट into पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की वैल्यू हमारे पास वहां से क्या आती है डेल्टा फाई
ओवर आर, तो ये आ जाएगा, या डेल्टा फाई की वैल्यू आर आई है वो इसके अंदर पुट कर दें, आई स्क्वायर आर आ जाएगा, और अगर डेल्टा फाई की आई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये डेल्टा फाई स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। ये पावर होगी जो प्रोड्यूस होगी इन द मैटर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको इसका समझ आ गई होगी। अगर कोई क्लैरिफिकेशन या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। ये सर ये देखो इक्वेशन 1 5 और 6 कंबाइन किए गए हैं। ओके। और इक्वेशन 7 बनी है। ओके। सर वो किस तरह बनी है? उसमें हमने क्या किया, आई की वैल्यू जी जे इज इक्वल टू, हम कहते हैं जे इज इक्वल टू जी ई, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, यहां पे जे की जगह, ठीक है। और डेल्टा फाई की वैल्यू यहां से ले ली, फिर इनको आपने थोड़ा सा सिंपल सा मैथमेटिक्स है वो परफॉर्म करेंगे तो आपके पास करंट आई इक्वल जी ए ओवर एल डेल्टा फाई है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मजीद कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।